मेरा नाम स्वाति है। मैं हाजीपुर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की मेरी एक कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं काफ़ी जवान और खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हमारी बात शादी तक पहुँच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी। इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है। अब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी हाजीपुर में ही हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी बहुत अच्छी थी। वह शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर थे, जबकि उनकी बड़ी बहन की शादी काफ़ी सालों पहले हो चुकी थी और वह दूसरे गांव में रहती थी। मेरी ननदें हमारे घर पर कभी कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। मेरी बेटी 7 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई हैं, बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे। लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी। पैसों की भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी। इसी तरह से कुछ ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वह नाई तो पहले से ही थे, लोगों के बाल काटा करते थे। लेकिन अब गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफ़ी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की ये बात काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वो आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम में और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर अपने ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को वह छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूं और यह जान सकूं कि आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती थी, इसलिए मैं जिस तरह दबे पांव ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके और औजार भी थे। शायद वह उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे। लेकिन मेरी ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वह अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास की पहरेदारी सख्त हुआ करती थी। मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर भी हैरत होती थी। कैसे वो अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की सोनी को लेकर छत पर गए थे और अब 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, ना जाने उन्हें अब क्या होने लगा था। उसे घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ ना जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था
यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटा करते थे, अब तो वैसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन अब उनके काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर मेरे ससुर सिर्फ बाली होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर। अकेला ना तो मेरी सास कभी छत पर जाती थी और ना ही उस लड़की के घर वालों को किसी को उसके साथ जाने दिया जाता। मैं आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था। मेरे ससुर आज सोनी के साथ क्या करने वाले हैं। तभी अचानक पीछे से मुझे मेरे सास के आने की आवाज़ ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डहरी, सहमी, धीमी आवाज़ में बात करने वाली मेरी सास की पहली बार मैंने तेज़ आवाज़ सुनी थी। उनकी आवाज़ सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे पीछे खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों से खींच कर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह मुझे कच्चा चबाकर खा जाएगी। उस समय मेरे बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो। मैं हकलाते हुए कहा, माँ जी मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम जानती नहीं हो, आज हमारे घर पर सोनी अपने बाल उतरवाने के लिए आई है, पर तुमने छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रखे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल नहीं चाहते कि जब वह काम करे तो बीच में उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि मैं भी इसलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना। आज रात के टाइम और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नज़र मत आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी, जबकि वह मुझे इस बात का ताना दे रही थी कि मेरे ससुर मेरा और मेरे बेटी का पेट पाल रहे और मेरा पति भी जिंदा नहीं है। इसलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अब अपने ससुर की अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मेरी सास ससुर मुझसे और ज़्यादा नाराज़ हो गए तो मेरे लिए परेशानियां हो जाती। मैंने फ़ौरन ही अपनी सास से माफ़ी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ने जाग जाए, और मैं अपने कमरे की तरफ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी, अब मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या ज़रूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी पसंद नहीं है, जबकि पहले तो वह अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटा करते थे और उनकी दुकान पर काफ़ी सारे लोग भी आ जाया करते थे। अब उन्हें क्यों सिर्फ तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब तो मेरे ससुर अलग ही तरह के नायक बन गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। दूसरों के दादा को देखा था कि वह अपने पोती को बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसलिए तू मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 7 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे और इस तरह से रोक टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो। ना ही मैं और मेरी बेटी उनकी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर ही खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुराल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, तो मेरा दिल चाहता था कि मैं इस घर से किसी तरह से अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो
वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। अब मेरा कोई नहीं था, मैं किसके पास अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटा करते थे और हमारे घर की छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वह घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर भी जाना कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नज़र रखते रहते थे। जब से मेरे पति की मौत हुई थी, तब तक घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधों पर आ गई थी और इस वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरा साथ मेरी सास ससुर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी से नज़र आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत ही हंसते बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर का ही मूड हमेशा ख़राब रहता था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपने सास से काफ़ी बातें कर लिया करती थी। अपने सास को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नज़र मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने ससुर एक आँख नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब वह बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था उसके दादा क्या काम करने लगे हैं। कभी कभी वह मुझसे पूछते थे कि माँ, दादा लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं। ये बात तो मैं भी नोट करती थी कि मेरे ससुर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि बालिग हो जाया करती है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने के इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को बालिग लड़कियों को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर लेकर जाते हैं और वहाँ से जाकर उसके बाल काटते हैं। सारे गांव में ये मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया था और मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी और मेरे ससुर सारे गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़की के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद वह अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। इसलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी कि आखिर मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वह भी आधी रात को अकेले में। कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि ससुर जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब भी मेरे ससुर किसी लड़के के बाल काटने के लिए उसे छत पर लेकर जाते थे तो मेरी सास सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस की रहने वाली लड़की बालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं सोचकर खुश हो गई कि चलो, ये तो पड़ोस की लड़की है, अगली सुबह मैं घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन जब मैं चोरी चुपके पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं बोल रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर मैं उनके घर बैठी रही मैं हैरान थी। कितनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है।
उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आखिर वह लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। कि पूनम दीदी इतना खामोश क्यों बैठी थी, और आपने उनसे जो पूछा उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वह जवान हो रही है और लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसलिए वह भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी होगी। अब तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं है, इसलिए वह झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही सोनी की छोटी बहन के साथ खेलने के लिए जाती, जबकि 14 साल की सोनी अब बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वह शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गए हो, मगर मुझे क्या पता था कि उसके खामोशी के पीछे क्या राज है। जब काफ़ी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आगे आ जाती थी या फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी यह सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी सास मेरी बेटी को डांट कर भेज दिया करती थी और मेरी बेटी से भी यही कहा करती थी, ठीक है तुम अपने दादा के काम में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारे दादा ही हैं जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया, और वह तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांट भी दे तो उनके डांट को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वह भी हमारे ही भला चाहेंगे। शुरू शुरू में मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं ये भी सोचा करती थी कि मैं विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं है, और मेरे और मेरी बेटी का मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई और सहारा नहीं है। मेरे माता पिता तो मर चुके और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में नहीं रहता जिसके पास मैं चली जाऊं। सारे ही रिश्तेदार शहर में रहा करते थे, और किसी ने मेरे माता पिता के बाद कभी मुझे पलट कर भी तो नहीं देखा था। किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरी सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरा साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपने सहारा बनाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, और हाँ, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर मैं कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर पड़ी रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। इसलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर की कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो। मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरे लिए काफ़ी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर के हर बात को मानना पड़ता था। गांव वाले भी मेरे ससुर की बात इज्जत किया करते थे, क्योंकि सारे गांव में मेरे ससुर की बहुत बात थी। वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे, लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं बात सोचती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था। अगर हमारे पास मेरे सास ससुर का सहारा ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज गांव में बेसहारा और मोहताज की ज़िंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी 14 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने 3-4 बार कोई ना कोई लड़की बालिग होकर हमारे घर आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती थी, और मेरी सास सीढ़ियों के पास ही
रहती और 1 घंटे के बाद जब लड़की छत पर वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते थे और उनके हालात काफ़ी ख़राब होते थे। इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला जब मैं एक रात फ्रिज का पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हों। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वह नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी चेंज हुए होते थे। जो कपड़े पहनकर छत पर गए होते थे वह कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वह तो हांफते और कपकपाते हुए सीढ़ियों से उतरते थे जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हों और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता है। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते हैं तो पूरा दिन खुद कमरे में बंद किए होते थे। मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वह इतना ज़्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे और फिर उस टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हों। अपने ससुर को देखते हैं मैं छुप जाती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन मेरी सास कमरे के बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैंने अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फ़ौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माँ जी, आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद मेरे ससुर ही थे जिनकी वजह से मेरी सास छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने सास ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे ससुर इस लड़के के बाल काट कर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान का असर दिखाई देते थे और अगले दिन मुझे मेरी सास छुप छुप कर रोते हुए नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी अब जवान होने लगी थी। मेरी सास मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथ तुम्हारी किस्मत ही चमक जाए। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या माँ मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी। मैं सोच सोच कर ही परेशान थी। एक गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबके जैसे मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ती और कहने लगी, मैं किसी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है? जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं, कुछ दिनों में उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी है जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपने बेटियों तेरे दादा के हवाले करके ही नहीं जाते। जब वह तेरे दादा से इस काम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं? तो तू भी हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपने सास से मना किया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल उतारने हैं। यह सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी बालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और अगर इसके बालों
पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। यह कहकर मेरी सास ने भी मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास ज़बरदस्ती मेरी बेटी को छत पर लेके गए और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे विनती कर रही थी कि वह मेरी बेटी के बाल ना कटवाए, और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा नज़र नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और बस रोए चली जा रही थी। मेरी सास मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपनी बेटी के फ़ायदे के बारे में सोचो। सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आखिर उसकी ही बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा कि ये सब मनगढ़ंत मैंने अपनी सास से कहा कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत है। ये देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया था? मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई, और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। और फिर मुझे महसूस हुआ कि दादा के गरम गरम आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादाजी आप क्यों रो रहे हो? काफ़ी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। और ज़्यादा नहीं, मुझे बस उन्होंने एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो मेरा अपना खून है, तू मेरी इकलौती बेटे की निशानी है और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। माँ, दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दिल से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, और दादा ने मुझे वापस अपने पास आने को कहा। कहने लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादाजी तुम्हारे बाल नहीं काट रहे हैं। और मैं आपके पास भागी चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी सास से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। सब देखकर मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो? मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह भी करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुम्हारे सामने राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारे शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का हाथ नहीं था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटा करता था। गांव का चौधरी बहुत ही आयास तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकाल कर एक नया काम सौंप दिया,
लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वह काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था और उसके घर से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी ही दुकान खोला। जब मेरा बेटा कमाता था मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं भी कभी भी उसके घिनौनी काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। ये बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी और चाहता था कि मैं किसी भी तरह से इसके बात मान लूं और जो वह कहता था वह करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था। उसके बात मैं नहीं मानना चाहता था। भले ही मैंने उसका यह काम करना छोड़ दिया था और जब अपनी दुकान कर ली तो वह मुझे वहां आकर भी तंग किया करता था। मेरे बेटे की नौकरी अच्छी थी, उसके कमाई से सारा खर्चा आराम से चल रहा था। इसलिए मैंने चौधरी के तंग करने पर अपने दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में परेशानी आने लगी तो मुझे सिर्फ एक यही रास्ता ठीक लगा और मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने सारे गांव में यह बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ बहुत जादू हैं और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव की चौधरी की ज़मीन भी फलने फूलने लगी और इसके लिए ही हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं। उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती है और गांव के चौधरी ने इस बात को बहुत ज़्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके उसके बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौधरी साहब ने गांव में ये बात फैला दी, मैं किसी बालिग लड़की के बाल उतार लूँगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने ये सब कुछ क्यों किया है और यह काम मुझसे क्यों करवा रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और यह काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और फिर जब गांव वाले सोचकर मेरे पास अपनी नई बालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरों में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे देते थे। कई सालों तक यह सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं और ये सब जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं चौधरी के गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनके खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी सास को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया था और तुम्हारे सास ने मुझे सारी बात मुझे बताए तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज़्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई। चौधरी साहब ने ये खेल रचाया और मैं उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवा देती तो चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि यह लड़की नई बालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे और गांव की हर बालिग लड़की उनके गंदी और उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका था। यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात खोलने की कोशिश की तो वह बिल्कुल बात को स्वीकार नहीं करेंगे बल्कि मुझ पर ही कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने भी कभी चौधरी साहब का काम नहीं छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत गंदी है और ख़राब है
तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल मैं काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसलिए छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटों होने के बाद नीचे आता था, क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरी ने मुझे काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था, लड़की के बाल काटते वक्त तुम यही कुर्ता पहना करो ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद कुछ ही महीनों के बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता। इस तरह से उस लड़के की जिंदगी संवर जाती। चौधरी साहब के पास पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके आदमियों पर पैसे लुटाता और मैं उनके हाथों की कठपुतली बन चुका हूँ। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब को कोई खबर नहीं पहुँचाना चाहता था कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पोती भी उस आदमी के चंगल नहीं बच पाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज़ की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ पर आई थी और मेरे ससुर ने और मेरे पति ने कभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही कभी मुझे चौधरी साहब के बारे में कुछ पता चला था। मुझे तो अपने ससुर का अपनी बेटी पर नज़र रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदियाँ लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे, जो मेरी बेटी को चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे। मेरे ससुर ने हमेशा वादा किया वह अपने पोती की इज्जत पर कोई आँच आने नहीं देंगे और ना ही आइंदा गांव के दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन वह चौधरी की घिनौनी काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिख कर जाऊंगा, जिसमें सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है, तो खामोशी से गांव वालों को यह बात समझा देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। हमसे कोई नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा सा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात एक एक साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने के बाद कोई भी गांव वाला चौधरी साहब की बातों में ना आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर किसी और की तरीके से चौधरी साहब तक यह खबर ना पहुंच जाए कि अब वह जवान और बालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से ये बात याद है कि जब भी कोई लड़की बालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद वह डरी और सहमी रहती थी और हम कहती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी हुई है, इसलिए परेशान है। लेकिन यह राज खुला कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे ससुर को मैं बहुत ही गलत समझती थी। दरअसल वह खुद एक तकलीफ का शिकार थे और जब हम यह गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी हर गांव में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल है और सीधे साधे गांव वाले उनके घर की और उनकी करतूत नहीं जानते। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाए, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसे घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। मेरे ससुर ने चौधरी से जितने भी पैसे कमाए थे, सारे पैसे लेकर मेरे ससुर और हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगा था। शहर जाकर रहने में हमें बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि नया नया शहर था और हम गांव के लोग हैं, इसलिए हमें रहने में दिक्कत आ रही थी। मेरे ससुर ने शहर में मकान खरीद ली। छोटा था लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई, वह भी पढ़ाई कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं भी जॉब करती।
क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए जॉब आसानी से मिल गई। मेरी सास को सबसे अच्छी सिलाई आती है, वह भी सिलाई करती। अब इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मेरे ससुर भी बहुत सुकून से हैं और अब वह मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। ना जाने उस चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने ज़रूर कोई एक्शन उठाया होगा। अब हम गरीब लोग हैं, गांव में रहकर चौधरी का सामना करते तो चौधरी हमें कहीं का नहीं छोड़ता और हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता। इसलिए तो मेरे ससुर ने गांव छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल हमारी परेशानियां ख़त्म हो गई। हम 3 औरतें बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ससुर भी छोटा मोटा कोई काम कर लेते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफ़ी कुछ किया है, इसलिए अब हम नहीं चाहते कि वह काम करें। उनकी उम्र हो गई है, वह बीमार रहने लगे हैं। अब हम माँ बेटी घर का बोझ उठा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है और बहुत खुशी खुशी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।